अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। ये पाक बांग्लादेश बढ़ते फ़ौजी और इक़्तिसादी ताल्लुकात का दबाव था या खुद साख्ता पावर फैंटेसी का खुमार कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा आदाब सिफारत ही भूल बैठे। मस्कत में एक ऑफिशियल मीटिंग के दौरान जयशंकर ने मुतकब्बिराना अंदाज में बांग्लादेशी हम मनसब को मुखातिब करते हुए कहा कि बांग्लादेश को अब ये फैसला करना होगा कि भारत के साथ किस किस्म के ताल्लुकात चाहता है। गैर सिफारती अंदाज देखकर बांग्लादेशी मुशीर खारिजा तौहीद हुसैन भी फौरी रद्द-ए-अमल में बोले कि बांग्लादेश ज़रूर फैसला करेगा, लेकिन भारत को भी तय करना होगा कि वो हमारे साथ कैसे रिश्ते रखना चाहता है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने जब बांग्लादेश की हिंदू आबादी पर मुबैना मुज़ालिम पर तशवीश ज़ाहिर करने की कोशिश की तो बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजी उमूर ने उन्हें भारत के अंदर अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों की हालत ज़ार पर तवज्जो दिलाई और बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के बजाय अपने घर की हालत सुधारने का मशवरा दिया। यूं तनाज़ात के हल के लिए होने वाली ये मुलाकात नाखुशगवार अंदाज में अंजाम को पहुंची। बांग्लादेश से ज़ीरो पॉइंट पर पहुंचे ताल्लुकात पर भारत बहुत फिक्रमंद है। नई दिल्ली को सबसे ज्यादा परेशानी ढाका और इस्लामाबाद की कुर्बतों पर है। 54 सालों में पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा फौजी ताल्लुकात, तिजारत की बहाली और सार की बहाली की मुश्तरका कोशिशें भारत के परेशान होने की बड़ी वजह है। सवाल यह है कि बांग्लादेश खित्ते में खुद साख्ता भारतीय सुपरमेसी के खिलाफ अपना स्टैंड कब तक बरकरार रख पाएगा। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में मिलने वाले तिजारती और इक्तिसादी मौक़ों से फ़ायदा उठाने में कामयाब हो सकेगा? और सबसे अहम, क्या गैर मामूली तौर पर बढ़ते फ़ौजी रवाबित का हदफ दोनों मुल्कों के दरमियान कोई दिफाई मुआहिदा है? इसी सब पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी हालात पर गहरी नज़र रखने वाले प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बांग्लादेश भारत दो तरफा ताल्लुकात पर 7 माह से छाई सर्द मोहरी कशीदगी में बदल रही है। वुज़राए खारिजा मुलाकात में बांग्लादेश के दो टोक मौक़िफ़ से क्या खित्ते का थानेदार बनने की भारतीय कोशिशों को धचका नहीं पहुंचेगा? आपने ठीक फरमाया है कि अभी तक जो भारत का रवैया था वो इस पूरे इलाके को कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी या मुख्तलिफ तरीकों से धमका कर अपनी तफैली रियासतों के तौर पर रखने का था। लेकिन अब सूरत हाल चूंकि बदल गई है। अभी रिसेंटली भारतीय वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात की तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बॉल उनके कोर्ट में फेंक दी कि जी मेरा ख्याल है कि ये बेहतर इसको डील करेंगे। और इसका मतलब ये है कि इस खित्ते के अंदर बैनुल अक़वामी ताकतों ने भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात को उन दोनों की मर्जी के ऊपर मुनहसर करार दिया है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने पूछा कि ये फौजी रवाबत, अभी ये कहना कबल वक्त है कि कोई फौजी मुआहिदा होने जा रहा है, लेकिन लाजमी बात है कि फौजी रवाबत और इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट मौजूद है, तो उसके ऊपर आपके जो छोटे ममालिक हैं उनके कंसर्न्स हैं और वो अपनी दिफाई तौर पे अपने आप को महफूज करने के लिए यकीनन ताउन करेंगे और ये आगे चलकर ताउन बढ़ता हुआ नजर आता है। अभी हम सरेदस्त ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कोई फौजी मुआहिदा बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई डिफेंस शील्ड हो जाएगी या हम अपना एटम बम उठा के उनको दे देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। सही। लेकिन ये हो सकता है कि हमारी जो फौजी रवाबत है वो तरबियत के लिहाज से पहले भी उनके कैडेट्स यहाँ आते रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में, तो हम दो तरफा तौर पर कैडेट्स को तरबियत दे सकते हैं। भारतीय जो सुप्रीमेसी है उसको तोड़ने के लिए फौजी ताउन जो है वो आगे चलेगा। JF-17 थंडर के ऊपर तजवीज आ चुकी है, उसकी खरीदारी हो सकती है पाकिस्तान से। इसके अलावा मुख्तलिफ जो एड पर बेस्ड चीजें हैं उसकी जगह तिजारत पर, ट्रेड पर बेस्ड चीजें हो सकती हैं, तालीम में ताउन हो सकता है। ये बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन नई दिल्ली हुकाम बैंकॉक में नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात के लिए कोशिशें कर रहे हैं। क्या इन कोशिशों की वजह सदर ट्रंप का दबाव है? जैसे कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर ने भारत को बांग्लादेश से ताल्लुकात मामूल पर लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसा है कि रियासतें जो कहती हैं वो करती नहीं है और जो करती हैं वो दिखाती नहीं है। ये जो भारत और बांग्लादेश का मामला है दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सरहद है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है, जो तकरीबन 4,400-500 किलोमीटर पर मुहित है। तो यकीनी बात है अगर भारत की
रवैये की वजह से बांग्लादेश के अंदर अबतरी और बेचैनी फैली और उन्होंने अपने ताल्लुकात जो हैं वो महदूद कर लिए हैं, तो यकीनन भारत को इसके ऊपर फिक्रमंद होना पड़ेगा। और उनकी पिछली बार भी हमने बात की थी कि उनकी जो 4 रियासतें भारत की या सूबे समझ लें जो बांग्लादेशी सरहद के साथ लगते हैं, वहां पर जो अलहदगी की तहरीकें हैं, मिजोरम है या जो माओ नवाज भाई हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि बांग्लादेश की सरहद के साथ अमन हो। तो ये रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से भारत जो है अपनी पॉलिसी की नाकामी पर तिलमिला उठा है। इस वक्त उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि हम कैसे इसको डायरेक्ट करें, क्योंकि पहले जो हुकूमत थी जिसके अंदर हसीना वाजिद थी, तो वो तो एक प्रॉक्सी हुकूमत थी जो भारत की बात मानते थे और एक कठपुतली हुकूमत, आप पपेट गवर्नमेंट समझ लें। लेकिन अभी ये जो गवर्नमेंट है, ये चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो इनको इतना दबाव भी नहीं है। और जब भी भारत को बात करता है तो उनके पास ले दे के एक ही बात होती है कि आपके यहाँ अक़लियतों के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो आप पहले अपनी कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर और जो बाकी लोग अक़लियतों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, आप पहले देखें। बिल्कुल। अच्छा, बांग्लादेश का ये मुतालिबा तो ठीक है, लेकिन साथ ही वो भारत से एक और मुतालिबा भी कर रहा है, सार्क की बहाली का। सवाल ये है कि भारत सार्क की बहाली से क्यों हिचकिचा रहा है, और दूसरा ये कि बांग्लादेश बार बार सार्क को फाल करने का मुतालिबा क्यों कर रहा है? देखिए, 2016 के बाद सार्क के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। पूरी दुनिया के अंदर जो तिजारतें हैं वो आपके नजदीकी ममालिक के जरिए होती हैं। मोस्ट फेवरेट नेशन की टर्म भी इसीलिए यूज की जाती है। टैरिफ्स कम होते हैं, ट्रेड बढ़ती है, उसके अलावा आपका जो टूरिज्म है वो बढ़ता है। और वो सार्क बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इस खित्ते में किसी भी मुल्क के बड़े या छोटे होने पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो बराबरी की बुनियाद पे डील करने की बात करता है। तो सार्क को बहाल करने का मतलब ये कि भारत की सुप्रीमेसी अब कम हो जाएगी और यहाँ उसके अंदर जितनी दीगर रियासतें हैं, जैसे नेपाल है या मालदीव है, बांग्लादेश है या पाकिस्तान है या श्रीलंका है, तो श्रीलंका के साथ भी पहले भी इनका क्या कहते हैं तमिल बागियों वाला जो है मामला, तमिल टाइगर्स वाला, वो चलता रहा। तो श्रीलंका भी खिलाफ है इस सुप्रीमेसी के खिलाफ। अब बांग्लादेश भी उनके कैंप से निकल गया है। पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी एक तारीखी तौर पे उनके साथ एक कशमकश चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सार्क बहाल हो जाती है तो भारत को रीजनल लेवल के ऊपर एक टफ टाइम मिलने जा रहा है। दिस इज द रीजन कि वो खिलाफ हैं और वो इसको रिस्टोर नहीं करना चाहते। अच्छा, अभी जैसे कि आपने बात की कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का कल्चर एक है और मज़हब की बुनियाद भी हमारी एक ही है, तो बांग्लादेश में जो बंगला कौम परस्ती का बुत था वो पाश पाश हो गया है। शेख हसीना का ये नज़रिया कि वो बांग्लादेश को नेशनलिज्म की बुनियाद पर संभाल सकती हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो गलत साबित हुआ? जी, यकीनी बात है कि आप देखें सियासी तौर पर बंगाली जितने बाशऊर थे वो आपने तारीख में देख लिया, चाहे वो पाकिस्तान के साथ बात हो या भारत के साथ हो, या जब मुस्लिम लीग बनती है वो भी वहां बनती है, या जब करारदाद लाहौर पेश होती है तो वो भी उनकी तरफ से होती है, और वो अपने हकूक के लिए भी बात करते हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि इसके पीछे सबसे पहले तो इस्लाम और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ पुराने रवाबत, बेशुमार लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी बुनियाद के ऊपर आगे चलकर इस्लाम की बुनियाद के ऊपर और कॉमन कल्चर की बुनियाद के ऊपर और साबका तारीख की बुनियाद के ऊपर ताउन जो है वो हो सकता है। हाँ, एक चीज इसके ऊपर मैं जरूर कहूंगा कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है फौजी ताउन में या बाकी चीजों के ऊपर या कोई मुआहदा करने पे, तो वो शायद जो वो एलिमेंट जो कहता है कि जी हमारा बंगाली नेशनलिज्म डिस्टर्ब होता है और पाकिस्तान जंगी जराइम के ऊपर माफी मांगे, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको टैकल कर ले तो ये बेहतर हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर बड़े लेवल के ऊपर जो है वो मुलाकातें हो सकती हैं और MOU साइन हो सकते हैं और ताउन बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर हुसैन आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जदीद तरीन स्टेल्थ F-35 की अमरीकी पेशकश भारत के गले की हड्डी बन गई है। इसकी तफसील जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। $100 मिलियन कीमत, $40,000 फी घंटा परवाज का खर्चा। अमरीकी वेपन्स टेक्नोलॉजी से नावाकिफ भारतीय एयरफोर्स माहिरीन ने F-35 को भारत के लिए एक मुश्किल टास्क करार दिया है।
अपनी दानिश में अमेरिका से दोस्ती की मेराज पर पहुंचे भारत के हुक्मरान सदर डोनाल्ड ट्रंप की बज़ाहिर फराख दिलाना पेशकश को शुक्रिया के साथ वापस करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। इसीलिए आज F-35 भारत के गले की हड्डी बन चुका है। वैसे F-35 की खरीदारी में भारत के लिए दिलचस्पी का एक अंसर जरूर मौजूद है और वो है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अमरीकी दावों के बरखिलाफ हकाइक हमेशा मुख्तलिफ रहे हैं। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दौरा अमरीका में मोदी को F-35 की खरीदारी के लिए सदर ट्रंप की पेशकश एक ऑफर से ज्यादा हुक्मनामा समझी जा रही है। इस तनाजुर में तो भारत के लिए ये मुश्किल सूरत हाल समझी जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोदी को जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर F-35 की खरीदारी की ऑफर की है, इसके 3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें बुनियादी तौर पे सदर ट्रंप का जो मफाद है वो भारत की दिफाई सलाहियत में इजाफे से ज़्यादा ये है कि जो अमरीकी दिफाई सनत है उसको नए ऑर्डर्स दिए जाएं, उनके अफराद के रोज़गार में इजाफा किया जाए और उसके मुनाफे को बढ़ाया जाए। और दूसरी तरफ जो भारत है उसकी मईशत से फ़ायदा उठाया जाए। दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म मोदी हैं उनके लिए ये चैलेंज दरपेश है कि वो एक जानिब जो अपनी डोमेस्टिक दिफाई सनत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि भारत का अपना भी एक लड़ाका तैयारा तेजस जो है उसको डेवलप करने की काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है। तो अगर अमरीकी दबाव के तहत भारत को मजबूर किया जाता है कि वो ये F-35 ले, तो इसके नतीजे में खुद भारत के जो दाखिली दिफाई सनत है उस पर मनफी असरात मुरतब होंगे। क्योंकि इसके नतीजे में, क्योंकि आप जानते हैं F-35 का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन लड़ाका तैयारे का प्रोजेक्ट था और अरबों डॉलर अगर भारत को इसकी खरीदारी में लगाने पड़ते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी दाखिली सतह पे जो दिफाई सनत और एक फाइटर एयरक्राफ्ट को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए जो फंड्स हैं वो कम दस्तयाब होंगे और दाखिली सलाहियत पे असर पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि भारत की जो अपनी फ़ज़ाइया है वो रवायती तौर पे फ्रांसीसी और रूसी टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार करती रही है, तो उसको एक जदीद तरीन अमरीकी तैयारे को अपने फ़ज़ाई दिफा के निज़ाम में इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा टेक्निकल, ऑपरेशनल, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के हवाले से चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके एक्चुअली इस ऑफ़र के बावजूद इम्कानात कम हैं कि भारतीय फ़ज़ाइया जो है ये इस अमरीकी तैयारे को ले, क्योंकि इससे कबल भी कई दफ़ा अमरीका ने भारत को जदीद तरीन तैयारे मसलन F-18EF सुपर हॉर्नेट भी ऑफर किया था जब उनको एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैयारे चाहिए थे, तो भारत ने अमरीकी ऑफर को कबूल नहीं किया था और वो फ्रेंच तैयारे राफेल की तरफ गए थे, क्योंकि भारत को ये भी पता है कि अमेरिका की जानिब से जो कंडीशंस होती हैं, जो शराइत होती हैं, वो बहुत सख्त होती हैं, जो कि शायद भारत की मर्जी की ना हो। मोहम्मद अली साहब, अमेरिका ने दुनिया के जदीद तरीन तैयारे खरीदने के लिए भारत को पेशकश की है, लेकिन आलमी मीडिया पर बज़ाहिर अमरीकी हथियारों और अमरीकी वॉर टेक्नोलॉजी से नावाकिफ भारत को F-35 के लिए मिसफिट करार दिया जा रहा है। आप इससे इत्तफाक करते हैं क्या? जी, मैं समझता हूँ कि इस तशवीश में वज़न है कि भारत का जो फ़ज़ाई दिफा का निज़ाम है, जिस तरह मैंने गुजारिश की, वो बुनियादी तौर पर रूसी और फ्रांसीसी साख्ता टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। उनका ट्रेनिंग का निज़ाम, उनका मेंटेनेंस का निज़ाम, उनका कम्युनिकेशन का निज़ाम, उनका डेटा लिंक, ये तमाम चीज़ें बुनियादी तौर पर रूसी और फ्रांसीसी साख्ता हैं। और अमरीकी टेक्नोलॉजी को इस निज़ाम में इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज होगा भारत के लिए। और फिर तीसरी बात यह है कि उसके पास जो पूरे मिसाइल सिस्टम्स भी हैं जो कि, और वेपन सिस्टम जो कि फ्रांसीसी और रूसी साख्ता तैयारे जिस तरह MiG-29 है, Su-30 MKI है और दीगर तैयारे हैं वो यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो इसके लिए अगर वो एक बड़े पैमाने पे अमरीकी तैयारा लेते हैं तो उसके लिए एक बिल्कुल पैरेलल में एक डिफरेंट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस
का एक निज़ाम मुरतब करना पड़ेगा जो कि बहुत कॉस्टली भी होगा और टेक्निकली एतबार से बहुत दुश्वार भी होगा। सईद अली साहब, एक अहम सवाल कि भारत 70 सालों से रूस से असलहा खरीद रहा है और रूस ने इस बार भी भारत को स्टेल्थ सखोई 57 खरीदने की पेशकश की है। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात की मखसूस नहज पर भारत के लिए अब रूस से जहाज खरीदना पहले की तरह आसान होगा? ये बहुत अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा कि तकरीबन 18 साल कबल अमेरिका और भारत के दरमियान जब एटमी तवानाई के ताउन का मुआहदा हुआ था, जिसको इंडो यूएस न्यूक्लियर डील कहा जाता है, तो उसके बाद से 18 साल में अमेरिका ने कई दफ़ा भारत को जदीद तरीन एटमी टेक्नोलॉजी भी ऑफर की है, लेकिन भारत का जो एटमी प्रोग्राम है वो बुनियादी तौर पे रूसी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है और आज तक इन 18 सालों में भारत ने एक भी एटमी रिएक्टर अमेरिका से नहीं लिया। ये इस बात का सबूत है कि भारत जो है अमेरिका के साथ तस्वीराती कुर्बत के बावजूद उसकी दिफाई अफवाज बुनियादी तौर पर रूसी साख्ता असलहे पर और टेक्नोलॉजी पर एतमाद और इन्हिसार भी करती हैं और अमेरिका की मुताद्दिद ऑफर्स के बावजूद वो अमेरिकी असलहे को बड़े पैमाने पे अपनी दिफाई अफवाज, चाहे वो बहरिया हो, बरी फौज हो या फ़ज़ाइया हो, उसमें इंटीग्रेट उन्होंने नहीं किया है। जब इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बिडिंग की तो उसमें अमेरिका की जदीद तरीन तैयारों ने शिरकत की। उसमें उन्होंने F-16 का भी जो जदीद तरीन मॉडल है ब्लॉक 70 और या F-21 वर्जन उन्होंने ऑफर किया था। मैकडॉनल्ड डगलस ने जो है F-18EF सुपर हॉर्नेट ऑफर किया था, लेकिन इन दोनों तैयारों को भारत ने इस वजह से मुस्तरद किया क्योंकि फ्रांस और रूस की टेक्नोलॉजी से वो ज़्यादा वाकफियत भी उनकी फ़ज़ाइया रखती है, उसके साथ कंफर्टेबल भी है और उनको ये भी एहतमाल है कि किसी कशीदगी या जंग की सूरत में अमेरिका अपने हलीफ को टेक्नोलॉजी से महरूम या स्पेयर्स बंद भी कर देता है, जो कि रूस और फ्रांस नहीं करते। इस खदशे के पेश नज़र भी इसके इम्कानात इस ऑफर के बावजूद कम हैं कि भारत ये तैयारा अमेरिका से लेगा। अच्छा, एक आम जंगी फाइटर के मुकाबले में कम से कम 4 गुना महंगे F-35 की खरीदारी भारत को क्या फ़ायदा दे सकती है? और इससे जुड़ा सवाल कि अगर अमेरिका भारत डील हो जाती है तो जदीद स्टेल्थ की भारतीय एयरफोर्स में शमूलियत के लिए कितना अरसा दरकार होगा? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि इस ऑफर के बावजूद टेक्निकल, ऑपरेशनल और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अमेरिका के F-35 के भारतीय फ़ज़ाइया में शमूलियत के इम्कानात कम हैं। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत महंगा तैयारा है और इसके मुकाबले में भारत की कोशिश है कि वो अपना भी एक तैयारा डेवलप करे और साथ ही साथ रूस से उसको निस्बतन कम कीमत पे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं, जिसकी शराइत भी काफ़ी नरम होंगी अमेरिका के मुकाबले में। और दूसरी बात यह है कि अगर वो अमेरिका से ये तैयारा हासिल कर भी लेता है तो इसमें एक बहुत तवील अरसा चाहिए होगा उसको अपने फ़ज़ाई दिफा के निज़ाम में इंटीग्रेट करने के लिए। उनका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका डेटा लिंक, उसका रडार सिस्टम, ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर रूसी साख्ता हैं जो कि टेक्निकल एतबार से अमेरिकी टेक्नोलॉजी से कंपैटिबल भी नहीं है। आपको याद होगा कि तुर्की जो कि नेटो का मेंबर है, उसको अमेरिका ने F-35 ऑफर किया था और ये डील तकरीबन जो है वो एक्विजिशन के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने F-35 तुर्की को देने से माजरत जाहिर की, जिसके नतीजे में तुर्की ने अब अपना पाकिस्तान के ताउन से खुद एक जदीद तरीन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनाना शुरू किया है। तो इससे ये साबित होता है कि अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी हलीफ मुल्क के फ़ज़ाई डिफेंस के निज़ाम में बैक वक्त जो रूसी और अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ये टेक्निकल मसाइल भी पैदा करता है और साथ ही साथ अमेरिका के जो हसास टेक्नोलॉजी के राज हैं उनकी सलामती के हवाले से भी खदशात को जन्म देता है। अच्छा सर, चीन के पास पहले से J-35 5th जनरेशन फाइटर मौजूद है, जबकि खबरें हैं कि पाकिस्तान भी जल्द चीन से J-35A हासिल कर लेगा। तो अगर इसी जनरेशन का महंगा तरीन तैयारा भारत अमेरिका से खरीदता है तो उसे क्या फ़ायदा होगा और ताकत का तवाज़ुन तो फिर भी भारत के हक में नहीं जा सकेगा? देखिए, ये वाज़े करना ज़रूरी है कि अददी और माशी एतबार से तो भारत जो है अपनी अफवाज पे, अपने दिफा पे और फ़ज़ाई क़ुव्वत पे बहुत बेशबहा
सरमाया और डॉलर जो है वो लुटा रहा है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाक फ़ज़ाइया को कम वसाइल और कम रिसोर्सेस के बावजूद एक लिहाज से मेयार के एतबार से क्वालिटेटिव एज इस वक्त भी हासिल है। और इस वक्त भी पाकिस्तान के पास जो 4.5 जनरेशन J-10C तैयारे हैं वो किसी भी भारतीय तैयारे के मुकाबले में ज़्यादा मुहलिक हैं, इफ़ेक्टिव हैं। उनकी दूर तक दुश्मन के तैयारों को तबाह करने की सलाहियत किसी भी भारतीय तैयारे के मुकाबले में कहीं बेहतर है और भारत को उसका इल्म है। आपने बात की 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अनकरीब पाक फ़ज़ाइया में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर भी शामिल होंगे और बैक वक्त पाक फ़ज़ाइया इसमें 2 मंसूबों पे काम कर रही है। एक तो चीन से भी हम जो J-35 है उसकी एक्विजिशन के करीब पहुंच चुके हैं और दूसरी जानिब हम तुर्की के साथ भी मुश्तरका तौर पे एक जदीद तरीन 5th जनरेशन फाइटर जो है वो मिलकर तैयार कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका से भारत को F-35 मिल भी जाता है तो इसका कवी इम्कान है कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत और टेक्नोलॉजी से लेस जो तैयारे हैं वो भारत के मुकाबले में कहीं पहले आ जाएंगे। हमारा उसके ऊपर महारत दस्तरस भी कहीं ज़्यादा होगी, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, कम कीमत भी होंगे और ज़्यादा तादाद में भी हमारे पास अफोर्डेबल होंगे। और साथ ही साथ हमारी जो पेशा वराना महारत है और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऐन मुताबिक ये तैयारे हैं, क्योंकि हम तुर्की के साथ मिलकर ये खुद बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल जो सुपीरियरिटी है 5th जनरेशन तैयारों की डोमेन में वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें उस पे मेयार और क्वालिटी के एतबार से भारतीय फ़ज़ाइया पे बरतरी हासिल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सदर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में अफगानिस्तान और बगराम एयरबेस अचानक क्यों अहमियत इख्तियार कर गए हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान एक बार फिर अफगानिस्तान में अमरीकी दिलचस्पी की चुगली खा रहा है। अमरीकी काबीना के पहले इजलास में सदर ट्रंप ने कहा कि अगर 2021 में वो अमरीका के सदर होते तो अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट का कंट्रोल कभी भी ना छोड़ते। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका के कंट्रोल छोड़ने पर बगराम बेस का कंट्रोल अब चीन के पास आ चुका है। अमरीकी सदर ने अपनी गुफ्तगू में अफगान तालिबान से अमरीकी हथियार वापस लेने की भी बात की। दूसरी जानिब सदर ट्रंप जो बाइडन की यूक्रेन पॉलिसी को 180 डिग्री पर घुमाकर जंग खत्म कराने के लिए इस वक्त रूस के साथ खड़े हैं, जहां से वो बाआसानी यूक्रेन की मादनी दौलत के खजानों तक पहुंच सकते हैं। और हो सकता है कि उनके खरबपति दोस्तों के लिए यूक्रेन की मादनी दौलत कम पड़ जाए, इसलिए अब उनकी नज़र अफगानिस्तान के $3 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर पर है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर GR बलोच साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सदर ट्रंप का अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के हवाले से ताज़ा बयान, क्या ये इशारा है कि अमेरिका अफगानिस्तान वापस आना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो आप पाकिस्तान के लिए नए चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? ये बहुत सारी हमने बयानात देखे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप जब से उन्होंने हल्फ उठाया है, तकरीबन महीने से ज़्यादा हो चुका, और हर दिन ही नहीं कोई सरप्राइज़ तमाम दुनिया को दी जाती है, जिसमें ख़ास तौर पर मीडिया हाउसेस एंड एनालिस्ट लाइक यू एंड मी हमें मुश्किल हो जाता है कि किसको फॉलो करें किसको ना करें। लेकिन मेरे ख्याल है ये हमारे नज़रिए से पाकिस्तान के वेंटेज पॉइंट के हिसाब से ये बहुत अहम स्टेटमेंट है, इसलिए कि अफ़गानिस्तान उसके हालात जैसे भी हैं और जिस तरह से भी छोड़ा गया, यकीनी तौर पे उसकी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि सदियों से है। इट इज़ इन द क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, ऑब्वियसली पाकिस्तान उस लिहाज से। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बयान का कि वो दोबारा जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, ये मेरा ख्याल इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा कि अपने ट्रुप्स भेज के और बडग्राम एयरबेस को जो है वो उस पर कब्जा कर लें या किस तरह से कोई प्रेजेंस दिखाएं। सही। इसमें इशारे क्या हैं, उसमें क्या पाकिस्तान का कोई इसमें इंटरेस्ट है? डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ हमारा जो अभी तक जो इशारे मिल रहे हैं, जो कुछ कहे जा रहे हैं कुछ नहीं कहे जा रहे, कि यूएस हमारे साथ एंगेज रहना चाहता है।
टेररिज्म को फाइट करने के हवाले से। और ये बात तो अब दुनिया पे वाज़ेह हो चुकी है कि अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान अंडर द तालिबान टू हैज़ बिकम एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, और उसका सबसे बड़ा विक्टिम इस वक्त पाकिस्तान है। और यही चीज़ दुनिया को भी समझ में आ रही है कि यह पाकिस्तान से बढ़ के कहीं और भी हो सकता है। अभी देखिए हमारी सब दुआएं उन शुहदा के तरफ हैं जो अभी एक मस्जिद में नौशहरा में जो है, तो सबसे पहली बात हमें ताज़ियत करनी चाहिए। तो ये एक उस लिहाज से अफ़गानिस्तान की वो दर्द कहानी है जिसका हम खुद भी हादसाती शिकार है। तो अगर वो किसी भी तरतीब से, किसी इंसेंटिव से वो अफ़गानिस्तान में एंगेज होते हैं, तो मेरे ख्याल इसको हमें उस लिहाज से एंगेज होना चाहिए अमेरिका के साथ कि किस तरह से तालिबान को राह रास्त पे लाया जाए, उनको उस एग्रीमेंट के साथ अबाइड किया जाए जो उन्होंने दोहा में, जिस कॉल्ड दोहा एग्रीमेंट, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि उनकी टेरिटरी किसी भी थर्ड पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी टेररिज्म के लिए, और नॉन स्टेट एक्टर्स तमाम जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे उसको। सो आई थिंक ये उस लिहाज से अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ मज़ीद इंगेज करते हैं, मैं तो यही तवक्का करूँगा कि वो किस तरतीब से हम पाकिस्तान जो है वो उनसे बातचीत करें, और बरग्राम वो लेते हैं तालिबान से या नहीं ले पाते वो उनकी सवाबदीद पे होगा और उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन पे होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को टेररिज्म से फाइट करने के हिसाब से ज़रूर इंगेज करना चाहिए। अच्छा सर, क्या अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते असर व रसूख और सरमायाकारी की वजह से अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी ज़रूरी समझता है? डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये इशारा भी चाइना की तरफ है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। डेफिनेटली अभी अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन बनी जा रही है वो इस तरह से है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्ट्रैटेजी नज़र आती है कि किस तरतीब से रशिया और चाइना की जो अलायंस बन चुकी है एक लिहाज से, उसको तोड़ा जाए, चाइना को जो है वो आइसोलेट किया जाए और उसके खिलाफ एक फ्रंट कायम किया जाए जिसमें इंडिया भी साथ है उनके। अब यूरोपियंस भी उनके साथ मिल गए। आज जो है यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, और उन्होंने बड़ा मानाखेज दिया है कि किस तरह से हम इंडिया के साथ मिलके अगली जो सिक्योरिटी होगी ग्लोबल और इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी होगी, ये एक लिहाज से एक इशारा है जो इंडो पैसिफिक में रेजिस्टेंस की बात जो करते हैं या अपनी प्रेजेंस की बात करते हैं, तो उसमें चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख की बात करते हैं। तो एक लिहाज से ये तमाम जो गेम खेली जा रही है वो किसी हद तक उसका असल जो निशाना है वो बगैर कहे या कहे चाइना ही है। तो यकीनी बात है, ये आपकी बिल्कुल अज़म्पशन दुरुस्त है कि बडगाम की तरफ इशारा इसलिए है कि चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की है, चाइना बहुत उसके साथ इंगेज है तालिबान के साथ। तालिबान का जो एक उनका एम्बेसडर लेवल का जो है उसको रिसीव भी किया है, एक लिहाज से डिफेक्टो रिकग्निशन भी दी है इस रिजीम को उस लिहाज से। अच्छा सर, तो यू हैव अ पॉइंट कि ये जो ग्रेटर गेम होने जा रही है दुनिया के अंदर, उसका ये हिस्सा है। सही। अच्छा, क्या अमेरिका की खित्ते में मौजूदगी से हालात काफ़ी कशीदा नहीं हो जाएंगे एक ऐसे वक्त में जब रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों के मफादात भी इसी खित्ते से वाबस्ता हों? देखिए, ये हमेशा रहा है जहाँ कहीं भी जो बड़ी ताकतों का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें छोटे जो मुल्क हैं वो हमेशा से सफ़र करते हैं। और हमें अफ़गानिस्तान का तो बड़ा एक तारीख़ी एग्जाम्पल है कि किस तरह से कोल्ड वॉर के एंड पे की वजह से रशिया ने प्रीएम्प्ट किया कि अमेरिका जो है वो अब कुछ करने वाला है, तो अमेरिका ने फिर प्रीएम्प्ट किया, चाइना को रशिया को कन्फ्रंट किया, और उन पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक बड़ा मुल्क, एक बड़ी तारीख, एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन अफगानिस्तान की वो जो है वो तबाह हो गई। दुनिया के अंदर पूरा टेररिज्म फैल गया। पाकिस्तान के लिए कितने बड़े चैलेंजेस आ गए। यू आर राइट कि इस तरह से बढ़ती हुई जो बिग पावर जो कन्फ्रंटेशन होती है उसके अंदर दुनिया के अंदर कोई अमन सुकून का सोचना मुश्किल होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज ए कॉन्फ्लिक्ट, सो वी कैन ओनली होप कि हाउ this remains a competition, not a conflict. That is the असल में जो स्टेट्समैन का अभी जो चैलेंज है मेरे नज़र में, जो भी जहाँ कहीं भी है,
और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है कि किस तरह से हम क्या अपना पॉजिटिव रोल अदा करें कि ये जो कंपटीशन है, बिग पावर कंपटीशन, इट मस्ट रिमेन कंपटीशन, है पॉजिटिव कंपटीशन एंड नॉट अ कन्फ्रंटेशन। जब कन्फ्रंटेशन होगा तो उसमें तमाम जितनी भी अतराफ होते हैं उनके नुकसान आते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा सर, सदर ट्रंप ने तालिबान से अमरीकी हथियार वापस लेने की भी बात की है, आपकी नज़र में ये अमली तौर पर कितना मुमकिन है? मेरे ख्याल अमली तौर पे दोनों ही, जो आपने पहले बलराम की बात की वो भी अमली तौर पे बहुत मुश्किल है, और ख़ासतौर पे ये तो बिल्कुल ही मुश्किल है अचीव करना, चूँकि वो बहुत सारे जो उनके आर्म्स थे वो बेचे जा चुके हैं ब्लैक मार्केट के अंदर। इनफैक्ट मैं आज ही पढ़ रहा था कहीं रिपोर्ट कि अफगानिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लैक मार्केट ऑफ वेपन्स। वो पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अफ्रीका में, कांगो में, कहीं भी हो रहे हैं दुनिया में, वहां जा रहा है। किस तरह जा रहा है उसका हमें कुछ इल्म नहीं है, इन्हीं को शायद पता होगा, लेकिन डेफिनेटली, और हमें तो उसका डायरेक्ट असर हो रहा है कि टीटीपी के पास और जो बाकी जितने भी डिसेंडेंट जो टेररिस्ट ग्रुप जो पाकिस्तान में हमला करता है उनके पास नाइट विजन गॉगल्स और पता नहीं क्या क्या सोफिस्टिकेटेड वेपन उनके हाथ में आ गया है। सो यस, आई थिंक it was a big failure on the part of Biden administration to leave over like hundreds of thousands of weapons, vehicles, technology जो उनके पास थी, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स। सो मेरा ख्याल है मुश्किल होगा, लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव है जो उसने दिया है जो कि बड़ा पॉपुलर भी है। देखिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए समझने के लिए कि अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैसेजिंग के अंदर उनकी उस बेस का भी एज ए ऑडियंस है, जिन्होंने ये तमाम दावे जो उसने किए थे कि मैं ये भी कर दूंगा अमेरिका के लिए, तो अभी तक उसने उनको एंगेज किया हुआ है। तो कुछ नारे, कुछ स्टेटमेंट्स जो है उनकी तरफ डाइवर्टेड होते हैं और कुछ वाकई प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो अचीव कर सके। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी वजीर आजम की यूक्रेन को मजीद फौजी इमदाद देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और कहा है कि मादनी दौलत का मुआहिदा ही यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ हिफाजती जमानत है। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन पॉलिसी का आप कैसे तज्जिया करेंगे? देखिए यूक्रेन के साथ जो उसकी अप्रोच है अमेरिका की, वो उसको हम इसी ही पस मंजर में देख सकते हैं कि वो चाइना और रशिया की अलायंस को तोड़ना चाहते हैं। दैट इज़ द होल थिंग कि किसी तरह से चाइना और देखिए मैं बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं हमने, और एक रिसेंटली मैंने एक पढ़ा कि ये बहुत पुराना डॉक्ट्रिन है यूएस थिंक टैंक्स का भी और जो स्ट्रैटेजिक थिंकर है कि ऐसा कभी भी नहीं होने देना है हमने कि चाइना और रशिया आपस में अलायंस कर ले। दैट विल बी एन अलायंस विच विल बी डेट्रीमेंटल टू द वेस्टर्न डोमिनेंस, क्योंकि देखिए अगले पिछले गुज़श्ता 200-300 साल से बल्कि 500 साल से वेस्टर्न डोमिनेशन चल रही है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। तो उनके लिए अगर सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि जो इमर्जिंग अलायंस है, और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा इंसेंटिव जो उनको होगा कि टू गो एंड, इतने के पुरअमन भी नहीं है वो जितने लोग बातें कर रहे हैं कि जी हम अमन चाहते हैं और लोगों को मरना नहीं देना चाह रहे, लेकिन उसके अंदर उनके अपने भी जो है वो इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट ये है कि अगर ये अलायंस मिल जाती है, इमेजिन कीजिए कि किस तरह से ये पलड़ा भारी हो जाएगा। इसको इस तरह देख लीजिएगा और ऑडियंस के आसानी के लिए कि दो तराजू हैं, उसमें एक तराजू में चाइना है और एक तराजू में जो है वो अमेरिका, नेटो, अफ्रीकन मुल्क, मिडल ईस्ट के जितने भी प्रो अमेरिकन हैं वो हैं। अब बीच में रशिया है, जिस तरफ भी रशिया जाएगा वो पलड़ा भारी हो जाएगा। अगर वो चाइना की तरफ जाता है तो तवाज़ुन आ भी सकता है और भारी भी हो सकता है, लेकिन अगर वो दरमियान में रहता है तो देयर विल बी अ बैलेंस ऑफ पावर। बट इफ रशिया ऑल्सो मूव्स ऑन टू द जो साइड है जहां पे अमेरिका, नेटो, यूरोप और तमाम लोग हैं, तो डेफिनेटली चाइना के खिलाफ वो एक बहुत बड़ा महाज बन सकता है। अच्छा, तो फिर ये जो कुछ अभी हम देख जी सर, $250 अरब की जंगी इमदाद के बदले हम डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को नायाब मादनी दौलत अमेरिका के हवाले करने के हवाले से आपको क्या लगता है कि राजी कर लिया गया है? और ये सब क्या अमेरिकी बिजनेस कार्टेल्स की खुशनुदी के लिए किया गया है? जैसा कि हमने देखा कि ट्रंप के दोस्त बिजनेस कार्टेल स्टीव विटकॉफ सऊदी अरब और मॉस्को में बड़ी अहम मुलाकातें भी करते नजर आए। डेफिनेटली ये एक जो परसेप्शन डेवलप हुआ है कि किस तरह से इस वक्त की जो अनफॉर्चुनेटली हुकूमत है, इट इज डोमिनेटेड और एटलीस्ट इनफॉर्मली डोमिनेटेड बाय टेक्नो बैरन्स, ओलिगार्क्स वो भी कहा जाता है। तो उनके तो बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, उनके कैलकुलेशन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस नहीं होती।
दैट इज ऑल द रीजन कि अब आप देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट पूरी की पूरी अमेरिका उससे विड्रॉ हो रहा है। तो ये एक बहुत इसको पॉलिटिकल थिंकर्स हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ा जो टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है वो है पॉलिटिक्स का और बिजनेस इंटरेस्ट का। तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली यूएस इज इन द ग्रिप ऑफ ए कोलिशन बिटवीन द पॉलिटिकल पावर एंड द ओलिगार्क्स पावर एंड टेक्नो पावर। क्या डायरेक्शन लेता है दुनिया की, क्या डायरेक्शन मिलती है अमेरिका को, क्या उसकी वो जो मॉरल लीडरशिप थी उसका खात्मा हो गया, क्या वो जो उसूलों पे दुनिया चलती थी उसको हम खैरबाद कहें, क्या जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज की जो प्रचार करते थे अमेरिका, क्या वो अमेरिका भूल जाए? सो दीज आर बिग क्वेश्चंस व्हिच विल हैव टू सी इन द कमिंग फ्यू डेज, months or year, we would know the answers. बिल्कुल आपने ठीक, आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी बहुत क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बलोच, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।